वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक और अहम खबर आपको दें कि महंगाई की टेंशन से हो गया है आवाम का बुरा हाल, और ऐसे में टेलीनॉर लाया है आवाम के लिए एक अहम पैगाम। समर गाला के हैवी डिस्काउंट से क्या कुछ लाया भी? जी हाँ, महंगाई की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। अब मंथली प्राइम ऑफर जो कि पहले 2300 में थी, अब 2300 में नहीं बल्कि 1500 में है। डिस्काउंट इतने हैवी हैं, एक पॉकेट बॉल है वो हो। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, अब ये टेलीनॉर का पैकेज आपने ज़रूर लगाना है। अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मुल्की सियासत के हवाले से भी बताना है और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी बताना है। मशरिक़ वुस्ता में पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है, मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो चुके थे, लेकिन अब ईरान की जानिब से अब इंतज़ार हो रहा है कि कब ईरान अपनी जंग बंदी का ऐलान करेगा, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया और अमेरिका जो ऐलान करता है इजराइल उसके साथ खड़ा होता है। और अब देखते हैं कि कब तक ईरान की जानिब से ऐलान होगा। और इसी तमाम तर इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, 9 बजे का वक्त था और कहा जा रहा है कि ये सीज फायर हो जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस सीज फायर के बाद ये खित्ते में अमन का तवाज़ुन किस तरह से बैलेंस होगा? एक तो ये, और दूसरा ये कि कितने चांसेस हैं कि इसके बाद इसराइल अटैक नहीं करेगा? मैं इससे पहले भी एक दो आपके टीवी चैनल से उस पर अर्ज कर चुका हूँ कि ये बड़ी सख्त बदकिस्मती है कि मुस्लिम ममालिक, जो दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें यकजहती नहीं है। किसी किस्म का एक दूसरे के साथ इनका तल्लुक और वास्ता नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ यार, और इस वक्त जरूरत है वो यकजहती की है। छोड़ दीजिए वक्ती तौर पर, आपने अगर आपका पिका का कोई मसला है, आपके जाती कोई नाज है एक दूसरे के साथ, उसको बस पुश डाल देंगे, फिर लड़ लेना आपस में, लेकिन इस वक्त इकट्ठे हो जाए। यानी कि ये बात तो तय हो गई ना कि कतर पे जब ईरान ने मिसाइल दागे हैं तो वो कतर के लिए नहीं दागे, वो अमेरिकन जो वहां पे बेसिस है वो उनकी उन्होंने निशानदेही की है कि ये कैसे मुस्लिम ममालिक हैं। दौलत भी अल्लाह ने उनको नवाजा, बेइंतहा दौलत है, बेइंतहा ज़राए हैं, बेशुमार चीजें हैं उनके पास, लेकिन पता नहीं क्यों हम अमेरिकन की गुलामी करने में पता नहीं क्यों मजबूर है। क्या वजह क्या है इसकी बुनियादी तौर पर? मुझे तो समझ नहीं आई आज तक कि क्यों इस तरह करते हैं। चलिए अच्छा, हम अपनी बात को मिसाल तो दे देते हैं कि हम IMF के पास जाते हैं, हमें IMF जो है वो ज़ेली इदारा है अमेरिका का, वो जिसको इशारा करता है उसको कर्ज दे देते हैं। चलिए हमारी बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसे ममालिक जिनके पास इंतहाई वसी किस्म के ज़खायर हैं और दौलत के अंबार हैं, उनकी समझ नहीं आई क्यों अपनी दौलत आप अपने उस दुश्मन को, तुम्हारा दुश्मन है आपका ना, और आपके पास बैठ के आपके दूसरे इस्लामिक मुल्क पे तबाही लाई हुई है। ये पता नहीं, शायद ये भूल जाते हैं कि आज अगर उसकी बारी है तो कल इनकी बारी। और ये इकट्ठे नहीं होंगे, दुनिया के मुस्लिम ममालिक अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर आप देखिएगा इनका हाल। आपने देखा होगा इराक का हाल, आपने देखा होगा उसका जो कज़ाफ़ी साहब थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे, उनका अंजाम देखा होगा आपने, शाम का देखा होगा, मिस्र का देखा होगा, लबनान का देखा होगा। ये सिर्फ यही वजह ना कि आप आपस में इकट्ठे नहीं हैं, आप एक दूसरे का तमाशा देखते हैं। चलिए आपकी मर्जी है, मैं तो बात ही कर सकता हूँ, अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही है, अजीब सी मंतक है। यानी कि अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बेकार है, तो भाई किसी एक शख्स के साथ आपकी खालत हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के साथ तो नहीं हो सकती। लेकिन बात बात की बोलिए और कमजोर करने का एक कोशिश कि अपने मुल्क को, अपनी मतलब फौज को आप अपनी बातों के साथ, अपने रवैयों के साथ कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात। और जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आपके हालात भी ठीक नहीं होंगे। बस हमें इक़्तिदार चाहिए, हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। हमें चाहे किसी की भी गुलामी करनी पड़े, करने को तैयार है, लेकिन इक़्तिदार चाहिए बस। और उसके लिए किसी अच्छा साहब, अभी रूसी सदर की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि वो ईरान का साथ देंगे और उनकी और वज़ीर ख़ारजा
अब्बास इराक़ची की और उनके अम मनसब की भी मुलाकात हुई। तो क्या आप समझते हैं कि इस खतरे के पेश नज़र भी जंग बंदी का जल्दी से फैसला कर लिया गया कि कहीं रूस ना आके ईरान को मदद फराम कर दे और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी ईरान के पास मिसिंग है वो रूस से उसको मिल जाती? देखिए, रूस असल पे मैं जो समझता हूँ, रूस मदद करेगा ईरान की अमेरिका की नफरत में, और करनी भी चाहिए। मैंने क्या, आप अंदाजा कीजिए कि इस बात की मैं तो कम से कम 27 बल्कि अपना सलाम पेश करता हूँ उनको, गैर से अच्छे हैं, अपनों से गैर अच्छे हैं, जो कि कम से कम मदद तो कर रहे हैं ना। और चाहे वो इल्फाज के साथ करें, इल्फाज के साथ भी कौन करता है, इल्फाज के साथ मदद करें बहुत है। अभी मैं आज ही किसी टीवी पे ये बात कह रहा था कि ईरान को भी इस जंग के बाद एहसास हो जाएगा कि कौन उसका अपना है और कौन उसका गैर है। क्योंकि आप देखिए ना, इंडिया का और ईरान का आपस में एक फौजी मामला है। कोई आपने बयान सुना इंडिया की तरफ से किसी किस्म का जो ईरान के हक में दिया जा रहा हो? बिल्कुल तो नहीं। अब तो यही बात कह रहे हैं कि इसी वक्त जब मुश्किल वक्त आता है तो पता चलता है अपनों का और गैरों का। रशिया ने जो बयान दिए हैं, चाहे बयान ही है, लेकिन रशिया एक फोर्स है, रशिया एक ताकत है। उनका बयान आप इस तरह नहीं फेंक सकते। रशिया हुआ, चाइना हुआ, ये आप भी एक अहमियत रखते हैं, असलियत है उनकी। और अगर वो पुश से पीछे खड़े हो गए ईरान के, तो मेरा ख्याल है अमेरिका को ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी और उसको इस बात को दोबारा से अहता करना पड़ेगा कि क्या वो इस किस्म के पंगों से लेंगे या आइंदा के लिए मुहताज हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि 1-2-4 रोज में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सर, आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अभी तो ट्रम्प की ये स्टेटमेंट है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीबडी, लेकिन जाहिर है एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। हम जिस वॉर की तरफ बढ़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, उससे हमने अवॉइड कर लिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर रूस अमनी तौर पर इस तरह की कोई मदद करता है ईरान की, तो फिर इत्तेहादियों के साथ क्या सलूक होता और फिर इसके असरात क्या होते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और होगा भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप समझने की कोशिश करें कि पहली एक बुनियादी बात आप अपने ज़हन में ये रखें कि अमेरिका का इजराइल की मदद करना, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया का जो सरमाया है वो चू के पास, यहूदियों के पास, उसका कंट्रोल यहूदियों के पास। तो चूंकि इजराइल टोटल स्टेट जो है यहूदियों की है, तो अमेरिका की ये एक ऑब्लिगेशन बन जाती है उसकी इजराइल की मदद करना। एक बात तो ये। अब दूसरी बात आप फरमा रहे थे कि अस्करी और इक्तिसादी, ईरान को ना तो इक्तिसादी मदद की जरूरत है, ना ही अस्करी मदद की जरूरत है। वो अस्करी मदद तो उनकी जरूरत इसलिए नहीं है कि वो उनके पास अपने पास खासी बड़ी फोर्स है और इक्तिसादी भी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी खासी अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि रशिया ने अगर टेक्नोलॉजी अपनी ईरान को मुंतकिल कर दी तो फिर इजराइल और अमेरिका के लिए मसला बन जाएगा, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि इस वक्त जो चीज सामने नजर आ रही है, जो खुल के सामने नजर आई है, वो ये है कि रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप से बहुत आगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि 3-4 रोज के अंदर ही, हफ्ता लगा लीजिए, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही, हफ्ता बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको जंग की सारी सूरत जो है सामने आ जाएगी। ईरान को आप इतना कमजोर ना समझिए, वो एक नेशन है, एक कौम है और कौम की बिल्कुल ऐसी है। रोहिल साहब, यहाँ पे एक अब जंग से आगे भी बढ़ते हैं और कुछ कौमी असम्बली में भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। कौमी असम्बली में सार्जेंट पर हाथ उठाने और आगा रफीउल्लाह के साथ गालम गलोच जैसे वाकयात को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये जमहूरियत के वकार पर सवालिया निशान नहीं है? तो मैं असल पे देखें, मुझे अंदाजा नहीं है कि उसकी वजह क्या हो, क्या अवामल थे जिसकी वजह से उन्होंने, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, पार्लियामेंटेरियन हो या सेनेटर हो या कोई भी इस किस्म का कोई हो, तो इंसान तो है और इंसान के अंदर जज्बात भी हैं,
अब क्या किया उन्होंने, किस तरह का ये वाकया क्यों पेश आया, मेरा अपना ख्याल है कि एक और चीज मैं बुनियादी तौर पे ना, वो हमारे अंदर ना बर्दाश्त जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म होती चली जा रही एग्जैक्टली। है। जब बर्दाश्त खत्म होती है तो फिर आप किसी भी हद तक चले जाते हैं, गाल गलौज हो गई, मार पिटाई हो गई, वो फिर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मतलब मेरे नहीं ख्याल के इस किस्म के वाकयात जो है वो कोई अच्छी मिसाल पैदा करते हैं या अच्छी मिसाल छोड़ के जाते हैं। तो इन चीजों से लोगों को बिल्कुल सर, आप ठीक ही कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि असम्बली तरह के मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं और उनकी जानिब से इस किस्म की हरकत, तो फिर ज़ाहिर नौजवान नस्ल पर क्या असर पड़ेगा, उसको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? मैंने आपको अर्ज किया ना कि देखिए एक आम आदमी है, एक आम आदमी आपकी चुनाव करता है, तकरीबन 7 लाख या 6 लाख कह लीजिए, 8 लाख कह लीजिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और 3-4 लाख आपका वोटर होता है। ये 6-7-8 लाख आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है और जिसमें 3-4 लाख आपका वोटर होता है, और वो जो वोटर है वो अपने लीडर से बहुत कुछ सीखता है। अगर फर्ज कीजिए मैं अग्रेसिव हूँ या मैं इस किस्म की हरकत करता हूँ तो ऑब्वियसली वो ट्रिकल डाउन होगी और फिर वही लोग सीखेंगे जो मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि हमें एक रोल मॉडल होना चाहिए लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, उनको अच्छी बातें सीखनी चाहिए हम लोगों से। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि थोड़ा बर्दाश्त शुरू करना चाहिए, आप पे और आम आदमी में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। बिल्कुल ऐसी है। शेख साहब, मुझे साथ में वापस थोड़ा सा खित्ते के पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है या फिर स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी पूरी दुनिया उसका इदराक भी करती है। ये जो जंगी सूरत हाल है इसके दौरान हमें एज ए पाकिस्तानी या फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या कुछ इकदाम करने चाहिए जिस तरह से हम उस तरह के इकदाम करें कि पाकिस्तान इससे महफूज रहे? मेरी अपनी सोच है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है तो गवर्नमेंट जानती है जी। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से इस सिचुएशन से आपको निकलना है। आप अपने मुशाहिद को भी नहीं छोड़ सकते, आप उनके खिलाफ टूर भी नहीं बन सकते, तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल में मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि फैक्शन तो आपके अंदर भी मौजूद है, तो फिर ये इसका मतलब आप उनकी दिलादारी करेंगे। अगर आप उनकी मुखालफत करते हैं या प्रैक्टिकली आप साथ देते हैं किसी और कुव्वत का, तो मेरे ख्याल में शायद फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी सोच समझ के, बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी अक्ल व फहम से ये इस सिचुएशन से आपको निकलना है, ताकि आप किसी के साथ इस हद तक भी न चले जाएं कि आपको ये समझा जाए कि आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच शेख रोहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जो करंट सिचुएशन से गुफ्तगू कर रहे थे और जो इस वक्त असम्बली में हो रहा है जिस तरह से हो रहा है वो एक बहुत अजीब सा मैसेज जा रहा है सबके सामने। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।